हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सब? आई एम रुपेश सर, योर कॉमर्स एजुकेटर। बहुत बहुत स्वागत है आपका वीआरएस ऑनलाइन एजुकेशन पे, जहां पर आपको मिलती है फ्री में रिवीजन क्लासेस आपके मेजर सब्जेक्ट, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, बिजनेस स्टडीज हो और अकाउंटेंसी हो। आज हम लोग इसी तरह क्लास 11th की चैप्टर नंबर 2 स्टैटिस्टिक्स जैसे मेजर सब्जेक्ट की एक अच्छे खासे चैप्टर को आज वन शॉट में पूरे इस चैप्टर को डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो अभी भी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अपने दोस्तों में शेयर और लाइक का बटन प्रेस नहीं किया है, तो जल्द से जल्द पहले जाइए चैनल के बेल आइकन को प्रेस करिए और अपने दोस्तों में और मित्रों में ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए। ठीक है, ताकि आपके इस शेयर और सब्सक्राइब से हमें और भी हिम्मत मिले, आगे हम आपके लिए ऐसी ही लाइव रिवीजन क्लासेस आपके लिए लेकर आते रहें और आपका एग्जाम में हेल्प करते रहें, ताकि आप एग्जाम में ग्रो करें और अपने अंडरस्टैंडिंग लेवल को बढ़ाते रहें। चलिए बिना किसी देरी के हम लोग आज स्टार्ट करते हैं आप आज का ये लाइव सेशन। लेट्स स्टार्ट। आज इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले इस चैप्टर पे हम नजर डालते हैं। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने आ रहा है मेल्ड क्वेश्चनायर मेथड। मेल्ड क्वेश्चनायर मेथड, इसका मतलब क्या होता है? हम एक क्वेश्चनायर बनाते हैं, एक सेट ऑफ क्वेश्चनायर बनाते हैं और सामने वाले पर्सन को उसके ईमेल आईडी के में क्या करते हैं, हम लोग मेल कर देते हैं। फिर वो उस क्वेश्चनायर को पढ़ता है, उसके आंसर हमको फिर वो मेल कर देता है। तो मेल के जरिए अगर हम किसी को कांटेक्ट कर रहे हैं, सवाल जवाब कर रहे हैं और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, इसको बोलते हैं मेल्ड क्वेश्चनायर मेथड। पहले जमाने में होता था ना, कबूतर जा 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 कबूतर जा, वो चाहता था कबूतर चिट्ठी लेके उसको संदेशा देकर आता, फिर चिट्ठी लेकर वापस आ जाता था। तो पहले कबूतर वाला कंसेप्ट था, आज मेल वाला कंसेप्ट है कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेल जाते हैं और मेल आ जाते हैं जवाब में। ठीक है, अब सलमान खान को यहाँ पे नहीं ला सकते हम लोग। ठीक है, आगे देखिएगा क्या बता रहे हैं। Under this method, the investigator makes a questionnaire pertaining to the field of investigation and send it to the respondent along with the covering letter to collect information from them। ठीक है, यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, आंसर क्वेश्चन मेल के थ्रू पूछ रहे हो, चिट्ठियां लेके पूछ रहे हो, तो ये मेल क्वेश्चनायर मेथड हो जाता है। क्लियर, मेल क्वेश्चनायर मेथड हो जाता है। स्टैंप में आप क्या कर रहे हो, लगा के दे दे रहे हो, एनवेलप में भर के क्वेश्चन सेंड कर दे रहे हो, उसके पते पे जा रहा है, वो क्वेश्चन पेपर निकाल के क्वेश्चनायर को पढ़ रहा है, फिर सवाल जवाब लेके फिर आपको आपके पते पे सेंड कर दे रहा है। तो इसी को तो बोला जाता है मेल्ड क्वेश्चनायर मेथड। ठीक है, मेल क्वेश्चनायर मेथड लिखा भी है, यूजुअली अ सेल्फ एड्रेस स्टैम्प्ड एनवेलप इज एनक्लोज्ड फॉर रिटर्निंग द क्वेश्चनायर बाय पोस्ट। अब बाय पोस्ट के तरीके से आप उनके घर में पोस्ट कर दिए, मेल चला गया, उसने पढ़ा, सवाल जवाब के आंसर लिखे, फिर वो आपको दोबारा से मेल कर दिया एनवेलप में डाल के। ठीक है, ये था मेल क्वेश्चनायर मेथड। नाउअडेज ऑनलाइन सर्वे और सर्वे थ्रू शॉर्ट मैसेजिंग सर्विसेज, एसएमएस। आज के जमाने में तो सर ये सब काम तो एसएमएस कर देता है हमारा। बिल्कुल, आज के जमाने में कौन चिट्ठियां लिखेगा, एसएमएस से काम हो जाता है। ठीक है, सुटेबिलिटी। सुटेबिलिटी मतलब कहाँ के लिए बना है, कहाँ के लिए सुटेबल है। पहला पॉइंट में लिखा हुआ है यहाँ पे, फर्स्ट पॉइंट में, व्हेन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज वेरी लार्ज, बहुत बड़ी एरिया को कवर करना है तो ये मेथड आपके लिए बेस्ट है, बहुत बढ़िया है। दूसरा क्या लिखा है, व्हेन द रेस्पोंडेंट आर लिटरेट एंड लाइकली टू कोऑपरेट विद द इन्वेस्टिगेशन, अगर लिटरेट है, अच्छा है, तब तो बेस्ट है ये मेथड। ठीक है, मेरिट्स पर आते हैं इसके डायरेक्ट हम लोग। मेरिट्स पे देखिएगा, मेरिट्स पे सबसे पहले मेरिट्स क्या बता रहा है। मेरिट्स में लिखा क्या है कि वाइड एरिया को कवर करता है, बहुत बड़ी एरिया को कवर करता है। ठीक है, इसको रख कर दे रहे हैं ताकि विजिबल हो जाएगा अच्छे से। देखिए, बहुत बड़ी वाइड एरिया को कवर करता है, सस्ता होता है, इकोनॉमी होता है, ओरिजिनल फॉर्म में होता है, फ्री फ्रॉम बायसनेस रहता है, क्योंकि किसी भी तरीके का पक्षपात या पार्शियलिटी यहाँ नहीं होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं हम लोग। इसके बाद आते हैं इसके डीमेरिट पे। सर इसका डीमेरिट क्या है, लिखा है लिमिटेड, इसको बहुत कम इसका यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है, क्योंकि लोग जरूरी नहीं कि बहुत पढ़े लिखे हों, आप क्वेश्चन भेज तो दिए चिट्ठी लिख के, अब जरूरी नहीं वो पढ़ ही पाए। आज भी कुछ ऐसे गांव में कुछ ऐसे लोग हैं जहाँ लोग नहीं पढ़ पाते हैं, तो दिक्कत तो है। फिर लिखा है लेस एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। अंडर दिस मेथड एक्यूरेसी ऑफ डाटा कैन नॉट बी टेस्टिफाइड। आप जरूरी नहीं कि जो डाटा वो दिया हो लिखकर वो सही हो, करेक्ट हो, तो ये भी है कि नहीं। तो ये रहा आपका मेरिट्स एंड डीमेरिट्स मेल क्वेश्चन आयर मेथड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके बाद। चलिए प्रिकॉशन पे आते हैं हम लोग, डायरेक्ट प्रिकॉशन पे आते हैं कि अगर आप इस मेथड को यूज करो तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पहला नंबर, पॉइंट नंबर 1, क्वेश्चनायर शुड बी सिंपल, शॉर्ट एंड अट्रैक्टिव। आप जो क्वेश्चनायर उसको लिख के भेजोगे बाय एनवेलप बाय पोस्ट, शॉर्ट होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। ठीक है,
सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, द क्वेश्चन शुड नॉट हर्ट द इन्फॉर्मेंट एंड शुड नॉट बी वेरी पर्सनल। कुछ ऐसे सवाल आपको नहीं करने हैं जो उसके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो या जिसको क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसे गुस्सा आ जाए। ठीक है, तो ये बातों का ध्यान रखना है। तो ये था प्रिकॉशन। ठीक है, मैं इसको रख कर दे रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। इसके बाद डायरेक्ट मेन टॉपिक पर आ रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे सामने आ रही है वो आ रही है क्वेश्चनायर फिल्ड बाय इन्यूमरेटर। क्वेश्चनायर फिल्ड बाय इन्यूमरेटर। Okay. Under this method, the enumerator personally visit the informant along with the questionnaire, ask questions and note down the replies in the questionnaire in his own language. अब क्या सर, इसमें खुद इन्यूमरेटर जाता है सामने वाले से पास क्वेश्चनायर लेके। मान लो मैं एक इन्यूमरेटर हूँ, मैं खुद जा रहा हूँ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो मैं सेट ऑफ क्वेश्चनायर को प्रिपेयर करके जा रहा हूँ क्वेश्चनायर में, और मैं जाके वहां बैठ के उससे पूछ रहा हूँ, खुद ही फिल कर रहा हूँ, खुद ही फिल कर रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन को लेकर आ रहा हूँ। तो इसी को बोला गया क्वेश्चनायर फिल बाय इन्यूमरेटर। ठीक है, इसके सुटेबिलिटी में देखिए क्या लिखा हुआ है, दिस मेथड इज मोस्ट सुटेबल वेयर एज एडिक्वेट फाइनेंस एंड ट्रेंड इन्यूमरेटर आर अवेलेबल टू कवर अ वाइड फील्ड एंड सम सिग्निफिकेंस अटैच टू द एक्यूरेसी ऑफ द रिजल्ट ऑब्टेन। इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए आपके पास पढ़ा लिखा इन्यूमरेटर होना जरूरी है, ताकि वो वहां जाए, पढ़ लिख कर सवाल जवाब करे और तुरंत आंसर लेकर इंफॉर्मेशन लेकर आपके पास आ जाए। इसलिए बोला गया है कि आपको इन बातों का ध्यान रखना। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं, हम नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। अब देखिए क्या बता रहा है, देखिए नेक्स्ट, इसके बाद इसके मेरिट्स बताए गए हैं कि मेरिट्स मतलब इसमें क्या क्या अच्छाइयां हैं। सबसे पहले पॉइंट में देखिए क्या बता रहे हैं कि बहुत बड़ी एरिया, वाइड एरिया को कवर करता है। ठीक है, एक्यूरेट यानी सही इन्फॉर्मेशन आपको ये प्रोवाइड करता है। एक मिनट रुक जाइए। अब सही है, अब सही। लिखा है कि एक्यूरेट और रिलायबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, बिल्कुल 100% करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको देगा। डीमेरिट्स की अगर बात की जाए तो सबसे पहले लिखा है कि कॉस्टली होता है, बहुत महंगा पड़ता है। ठीक है, जाके सवाल जवाब करना बहुत महंगा पड़ता है, समय भी बहुत लग जाता है, याद रखिएगा। ये 2 पॉइंट तो आपको डीमेरिट में कहीं पर भी लिख सकते हो, कॉस्टली है, टाइम टेकन है। ठीक है, पॉइंट्स में आंसर लिखना, नंबर अच्छा मिलेगा एग्जाम में। फिर इसके बाद आगे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या आ रहा है। देखिए, अब आता है प्रिकॉशन, यानी अगर हम इस मेथड को यूज कर रहे हैं तो हमें क्या क्या प्रिकॉशन रखने पड़ेंगे, किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले प्रिकॉशन पे आते हैं। देखिए प्रिकॉशन में क्या लिखा है कि एन्यूमरेटर शुड बी द पर्सन ऑफ हाई इंटीग्रिटी एंड प्रॉपर्ली ट्रेन टू यूज स्टैटिस्टिकल टूल्स। जिस एन्यूमरेटर को आप भेज रहे हो उसको पता होना चाहिए किस टूल का कैसे हमें यूज करना है, उसके पास जानकारी होनी चाहिए, उसके पास नॉलेज होना चाहिए, उसके पास एजुकेशन होना चाहिए। एनुमरेटर शुड बी पोलाइट। देखो एनुमरेटर कैसा होना चाहिए, पोलाइट नेचर का होना चाहिए, टैक्टफुल होना चाहिए, चालाक होना चाहिए, लेबोरियस यानी हार्ड वर्क होना चाहिए। सबसे बड़ी बात वो ऑनेस्ट होना चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट करे वही एज इट इज उसको नोट डाउन करके लिख के लेकर आए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके बाद। देखिए ये यहाँ तक हो गया ओवर, पूरा कर दें, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं इसके बाद। देखिए अब जो टॉपिक आ रही है वो लिखा है क्वेश्चनायर के बारे में, कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ए क्वेश्चनायर और शेड्यूल। कंस्ट्रक्शन ऑफ ए क्वेश्चनायर और शेड्यूल। देखिए यहाँ पे मैं चीजों को बहुत शॉर्ट सिंपल में कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो चैप्टर है आपका कलेक्शन ऑफ डाटा, ये बहुत वाइड चैप्टर है, बहुत वास्ट चैप्टर है। क्लियर है? तो शॉर्ट सिंपल तरीके से चीजों को पढ़ा रहा हूँ, बस आपको चीजों को समझना है, पॉइंट्स को लर्न करना है। आप एग्जाम में पॉइंट्स लेकर उसको एक्सप्लेन करके अपनी लैंग्वेज में भी आएंगे तो भी आपको वहां पे फुल मार्क्स मिल जाएगा। क्लियर? लेकिन पॉइंट्स और हेडिंग कोशिश करिएगा कि आपके चैप्टर के बुक से ही होना चाहिए। ठीक है, उसको आप चेंज मत करिएगा। देखिए लिखा क्या है, अ क्वेश्चनायर और ए शेड्यूल इज अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन। अगर आपसे पूछेगा कि क्वेश्चनायर क्या होता है, आप बोलोगे एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चन को हम क्वेश्चनायर कहते हैं, या ग्रुप ऑफ क्वेश्चन को क्वेश्चनायर कहते हैं, या सेट ऑफ क्वेश्चन को क्वेश्चनायर कहते हैं। क्लियर है? ठीक है, अब इसके कुछ प्रिंसिपल्स यहाँ पे बताए गए, उनको हम पढ़ते हैं। देखिए लिखा क्या है, द फॉलोइंग जनरल प्रिंसिपल शुड बी फॉलो व्हाइल डिजाइनिंग और ड्राफ्टिंग अ क्वेश्चनर। अगर तुम क्वेश्चनर लिख रहे हो तो तुम्हें किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला देखिए लिखा है कवरिंग लेटर। आप उसको पूरा कवर करके लेके जाओगे, जिस क्वेश्चनर को आप लेके जा रहे हो वो पूरा कवर होना चाहिए, वो दिखना नहीं चाहिए, ताकि सामने को पता ना चल जाए कि तुम क्या क्वेश्चन करने वाले हो। फिर लिखा है डिसीजन रिगार्डिंग क्वेश्चन। आप जो क्वेश्चनर में क्वेश्चन लिखोगे वो आपके पर्टिकुलर डिसीजन के हिसाब से होना चाहिए, आपके पर्पस इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से होना चाहिए, जिससे आपको जो इन्फॉर्मेशन मिले वो करेक्ट मिले, एक्यूरेट रहे और पर्पसफुल रहे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। इसके बाद आगे आते हैं। अब देखिए कुछ चीजें आपको बता रहे हैं यहाँ पर, इसको वन बाय वन हम लोग कवर करते हैं।
अब सही है। क्वेश्चनर में किन-किन बातों पे हमें ध्यान देना चाहिए? सबसे पहले लिखा है सिंपल अल्टरनेटिव क्वेश्चन तुम्हें पूछने हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तुम उनसे पूछ सकते हो और स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन वाले क्वेश्चन तुम पूछ सकते हो, ठीक है? ये वैरायटी बता रहा है कि किस-किस तरीके के तुम क्वेश्चनर में क्वेश्चन्स रख सकते हो सामने वाले से पूछने के लिए, ठीक है? ये ऑप्शंस बता रहा है आपको कि ऐसे सवाल-जवाब क्वेश्चनर में करना है। अब ये नहीं कि तुम उसको पूरा का पूरा एक क्वेश्चनर ऐसा दे दिए, जिसपे उसको बैठ के निबंध लिखना है। उतना टाइम नहीं होता है, उतना इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए आपको समय नहीं है, उसके पास भी समय नहीं है। शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से गए, इन्फॉर्मेशन लेके चले आए। इसी को क्वेश्चनर बोला जाता है कि एक पेज पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिख दिए, शॉर्ट एंड सिंपल वन लाइनर या एमसीक्यू टाइप के, जहाँ पे मुझे उसकी पूरी डिटेल फुल इन्फॉर्मेशन मिल गई एक बार में। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद देखिए क्या बता रहा है, वही सारी चीज़ें बता रहा है कि ओपन क्वेश्चन होता है, क्लोज़ क्वेश्चन होता है, सारी चीज़ें बता रहा है। ठीक है? 1 मिनट। हुँ, हुँ, इसको मैं ऊपर कर दे रहा हूँ। फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में बता रहा है कि क्वेश्चनर में आपके कितने क्वेश्चन होने चाहिए। अब ये भी नहीं कि बहुत सारे क्वेश्चन तुम पूछोगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन में जैसे 10 क्वेश्चन पूछ लिए, 15 क्वेश्चन पूछ लिए एक क्वेश्चनर में एक ही बार में, ठीक है? शॉर्ट क्वेश्चन होने चाहिए और सिंपल क्वेश्चन होने चाहिए जस्ट लाइक एमसीक्यू, ठीक है? सिंपल एंड शॉर्ट होने चाहिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन लिमिटेड होने चाहिए। अवॉइड करना है हमें कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछना है कि हाँ, गए पूछ लिए कि आपको मैथ्स आता है तो पूछ लिए कि हाँ 36 इंटू 36 बताइए। अब वो क्या आपको रैंडमली जोड़ के बताएगा क्या? कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको नहीं करना है। ये सारी बातों का ध्यान रखना है जब आप क्वेश्चनर को फ्रेम कर रहे हैं, ठीक है? चलिए, इसको मैं इरेज़ कर दे रहा हूँ। हुँ, चलिए इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं डायरेक्ट हम लोग। उन्हीं बातों को बताया गया है वापस से कि क्वेश्चनर में हमारी क्या-क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। अब देखो ये स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ आपको ये क्वेश्चनर दिखता कैसा है, ये देखिए। ये फॉर्मेट है क्वेश्चनर का, ठीक है? ये फॉर्मेट है क्वेश्चनर का। अब देखो यहाँ पे फॉर्मेट पे ध्यान से किस तरीके के क्वेश्चन है। सबसे पहले नेम, ऐज, एड्रेस, ठीक है? डिटेल आपको दी ना मेल, फीमेल है, फ़ोन नंबर है, लैंडलाइन है, कितनी इनकम है, क्या है, कितने बच्चे हैं, ये पूरा फॉर्म टाइप का आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो इसी तरीके का क्वेश्चनर होता है जहाँ पे हमें किसी की भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है पर्सनल, तो हम ये क्वेश्चनर लेके जाते हैं और उससे सवाल-जवाब करते हैं या लिखवाते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चनर। हमारा पर्पस पूरा हो जाता है इन्वेस्टिगेशन का, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद। हुँ, हुँ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आपके बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है पढ़कर। देखिए, आपके लाइक्स, सब्सक्राइब और आपके कमेंट्स ही हैं जो हमें स्ट्रेंथ देता है, मोटिवेशन देता है ताकि आपके लिए ऐसे ही एनर्जेटिक, इंटरेस्टिंग और रिवीजन क्लासेस वन शॉट में हम लेकर आएँ जिससे आपके पूरे के पूरे सब्जेक्ट की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए, आपकी एग्ज़ामिनेशन की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए। क्लियर है? इसी तरह अपना प्यार देते रहें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और मेहनत हम आपके लिए आगे भी करें, ठीक है? और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहीं न कहीं उनकी एग्ज़ाम के लिए भी हेल्पफुल हो सके। देखिए, एक बात मैं और बता दूँ, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे केवल वही कमेंट कर पाएँगे। तो सबसे पहले आप जाइए, बेल आइकन को प्रेस करिए। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक का बटन दबाइए। उसके बाद ही आप कमेंट कर पाएँगे। आपको जो भी क्वेरी है, जो भी डाउट है, आप उसको क्लियर कर सकते हैं। चलिए, आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपनी क्लास को। हुँ, चलिए, बाय। हुँ। देखिए, क्वेश्चनेयर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चनेयर में बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पर एमसीक्यू टाइप के भी क्वेश्चन आप कर सकते हो क्वेश्चनेयर में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, ठीक है? हुँ, ये आपको बता रहा है। अब इसके बाद देखिए एक सबसे अच्छी टॉपिक आ रही है हमारे सामने स्क्रीन पर, जिसका नाम है सेंसस एंड सैंपलिंग टेक्निक। देखिए, सर्वे करने की 2 टेक्निक होती है, सैंपल
सैम्पलिंग और सेंसस। देखिए अब इसको वन बाय वन पढ़ते हैं। यहाँ से एग्जाम में एक क्वेश्चन तो श्योर आना ही है, डिफरेंस पूछ लेगा या टेक्निक पूछ लेगा, टाइप्स पूछ लेगा, आना ही आना है, श्योर आना है। ठीक है, लिखा क्या है, statistical investigation is done on the basis of data collected from the relevant field of inquiry. When a statistical inquiry is conducted, an inquiry is to be determined as to whether the investigation is take account whole population or only part of it. देखिए बहुत इतना डीप में हम लोग को नहीं जाना है, शॉर्ट एंड सिंपल में बता दूं मैं आपको। सर्वे करने का दो तरीका होता है, सर्वे करने का दो तरीका होता है। कौन कौन सा? सेंसस मेथड और सैम्पलिंग मेथड। दो मेथड होता है, सेंसस मेथड और सैम्पलिंग मेथड। सेंसस मेथड क्या होता है सर? लिखा है when a statistical investigation is conducted wherein the data is collected from each and every element of the population, it is known as census method. जब आप सारे के सारे एलिमेंट को वन बाय वन खुद जाके चेकआउट करके छानबीन करके उसको कलेक्ट कर रहे हो इंफॉर्मेशन को, तो इसको बोलेंगे सेंसस मेथड। सेंसस मेथड जैसे देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर में भी दिख रहा होगा, मैं दिखा रहा हूँ एक मिनट। देखिए इधर, यहाँ पे बता रहा है आपको, सेंसस वर्कर क्या कर रहे हैं, डिटेल कलेक्ट कर रहे हैं कुछ कश्मीर फैमिली से। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो वो पर्टिकुलर एरिया में गया है, सेंसस कर रहा है, जनगणना कर रहा है, वहां के पब्लिक से, लोकल पब्लिक से डिटेल कलेक्ट कर रहा है। तो इसको सेंसस काउंटिंग भी बोलते हैं, सेंसस करना, जनगणना करना भी बोल सकते हैं हम यहाँ पर। क्लियर है, इसको इरेज कर देते हैं। चलिए इसके बाद आगे क्या बता रहा है, देखिए लिखा क्या है, दिस मेथड इज जनरली अडॉप्टेड व्हेन एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लिमिटेड। हमेशा याद रखिएगा सेंसस मेथड वहां पर काम आता है जहां पे जो लिमिटेड एरिया होंगी वहां पर ये काम आएगा। ठीक है, जहां पे इन्वेस्टिगेशन जो होते हैं, इन्वेस्टिगेटर्स जो होते हैं वो पढ़े लिखे होने चाहिए ताकि वो इन्वेस्टिगेशन वहां पे उस एरिया में जाके कवर करके आ सके। ठीक है, ये हो गया आपका सेंसस मेथड। चलिए आगे पढ़ते हैं, इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। फिर देखिए ये शायद रिपीटेड हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ ये रहा। अब इसके मेरिट्स पर आते हैं कि सेंसस का क्या क्या मेरिट्स है, सेंसस मेथड का क्या क्या मेरिट्स है। हम्म, देखिए ध्यान से देखिए, सेंसस मेथड के भी कुछ मेरिट्स होते हैं। सबसे पहला क्या लिखा है, इंटेंसिव इंटेंसिव स्टडी ऑफ ए पॉपुलेशन। मतलब तुम जब इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, फॉर एग्जांपल तुम पॉपुलेशन काउंटिंग के लिए जा रहे हो, तो ये तुम्हारे पर्टिकुलर पर्पस को पूरा करेगा। वन बाय वन जब तुम इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके आओगे, नंबर ऑफ मेल्स फीमेल, उनके एज, उनके कास्ट, क्रीड, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस, सारी चीजों की डिटेल ये आपको वहां पे प्रोवाइड करता है डिटेल में। और इसीलिए बोला जाता है कि हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी और रिलायबल होता है, मतलब करेक्ट होता है 100%, इस पर ट्रस्ट किया जा सकता है क्योंकि वन बाय वन तुम जाके वहां पे कलेक्ट करके आ रहे हो। इसलिए टाइम टेकन भी होता है, कॉस्टली भी होता है, बताएगा भी आगे। ठीक है, अब इसके डीमेरिट देखो क्या बता रहा है, एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव का मतलब ये कॉस्टली होता है, बहुत कॉस्टली होता है, थोड़ा महंगा पड़ता है ये। ठीक है, लिखा है बहुत ज्यादा समय भी लगता है, टाइम टेकन होता है, टाइम टेकन होता है ये। ठीक है, दो पॉइंट बहुत है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। अब हम इसको इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम्म, चलिए अब इसके बाद आते हैं सैम्पलिंग में, हम लोग आते हैं सैम्पलिंग में। देखिए क्या बता रहा है, सैम्पलिंग में अगर आए तो लिखा क्या है, व्हेन ओनली सम रिप्रेजेंटेटिव आइटम्स ऑफ ए पॉपुलेशन आर सिलेक्टेड। देखो पूरे पॉपुलेशन में तुम केवल सिलेक्टेड आइटम को ही सिलेक्ट कर रहे हो डाटा को कलेक्ट करने के लिए, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, और उसी सैंपल से तुम क्या कर रहे हो, एनालिसिस कर ले रहे हो पूरे के पूरे होल पॉपुलेशन को। अब देखो मैं इसको शॉर्ट एंड सिंपल में बता रहा हूँ। जैसे मान लो तुम्हारे घर में तुम्हारी मम्मी ने बनाया दाल, ठीक है, अब दाल बन गई कुकर में, अब उन्होंने क्या दिया, उन्होंने एक चम्मच से दाल निकाली और चखा, और तुमको भी चखाया कि बेटा बताओ नमक सही है कि नहीं सही है, सारी चीजें टेस्ट वगैरह सही है कि नहीं सही है। तुमने चखा, तुमने बताया कि मम्मी थोड़ा नमक कम है, नमक बढ़ा दीजिए, तो उन्होंने नमक ऐड किया, दाल एकदम परफेक्ट बन गई। तो सैम्पलिंग में क्या होता है कि तुम पूरे के पूरी पॉपुलेशन में से केवल एक दो एलिमेंट को उठाते हो, चेक करते हो और उसके बिहाफ में एनालिसिस कर लेते हो, तो ये सैम्पलिंग हो जाता है। सेंसस में क्या होता है, अगर हम वही पूरी दाल कंज्यूम कर जाते हैं उसके बाद बताते हैं कि हाँ बहुत अच्छा बना है, तब तो वो सेंसस मेथड हो जाता है। सैम्पलिंग में केवल एक चम्मच टेस्ट किया, बता दिया कि हाँ क्या कमी है क्या कमी नहीं है। तो यही डिफरेंस होता है सेंसस में और सैम्पलिंग में, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया सैंपल या सैम्पलिंग मेथड। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक बात लिखी गई है, अ सैंपल इज अ पार्ट ऑफ अ यूनिवर्स और ए पॉपुलेशन। ये केवल एक पार्ट होता है, ये फुल नहीं होता, ये केवल एक हिस्सा होता है, एक पार्ट होता है। मैं इसको इरेज करता हूँ ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखिए और भी सारी चीजें बता रहे हैं, बट हम लोग इतने डिटेल में नहीं जाना है। ठीक है, इसके फैक्टर्स को पढ़ते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमारे सैम्पलिंग टेक्निक या मेथड में इफेक्ट करते हैं।
देखिएगा सबसे पहले स्क्रीन पे। सबसे पहला पॉइंट आ रहा है साइज ऑफ द पॉपुलेशन। बहुत बड़ी पॉपुलेशन की साइज होगी तो हमें सैंपल की जो साइज भी रखनी पड़ेगी वो भी बहुत बड़ी रखनी पड़ेगी। क्लियर है? छोटे मोटे से नहीं पता चलेगा। क्लियर है? अगर मान लो हम बहुत बड़े अगर भगोने में या कह सकते हैं बहुत बड़े एक बर्तन में अगर हम बहुत सारी दाल बना रहे हैं तो एक चम्मच चखने से पता नहीं चलेगा, आपको 2-3 चम्मच खा के देखना पड़ेगा कि हाँ ओवरऑल सब कुछ सही है कि नहीं है। क्लियर है? वो चीज बता रहा है। फिर इसके बाद क्या बता रहे हैं, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी और डिजायर्ड। कहीं न कहीं यहाँ पर एक्यूरेसी होने की जो चांसेस है वो थोड़ी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि तुम केवल सैंपल ले रहे हो और अगर सैंपल तुमने बहुत स्मॉल साइज़ में लिया है, तो ज़रूरी नहीं कि उस स्मॉल साइज़ के सैंपल से तुमने जो कंक्लूज़न निकाला है ओवरऑल पूरे यूनिवर्स या पॉपुलेशन का या टोटल का वो करेक्ट ही मिले। ठीक है? ये भी चीज़ होती है। ठीक है? 2 पॉइंट बहुत है। 2 से 3 पॉइंट बहुत है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं इसके बाद। ठीक है? 2 से 3 पॉइंट बहुत है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक अच्छा पॉइंट आ रहा है हमारे सामने, एक अच्छी हेडिंग आ रही है कि एक अच्छे सैंपल में क्या-क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। सबसे पहले देखा है रिप्रेजेंटेटिव। तुम जो सैंपल सेलेक्ट करने के लिए जा रहे हो, उस पर्टिकुलर सैंपल से तुम्हें पूरे के पूरे यूनिवर्स की जानकारी तुमको मिल जाए, ऐसा होना चाहिए। दूसरा लिखा है एडुकेसी होनी चाहिए। एडुकेट मतलब कंप्लीट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन तुमको वो दे दे। ठीक है? होमोजेनिटी होना चाहिए। होमोजेनिटी का मतलब है तुमने छोटा-सा सैंपल ही लिया, उस सैंपल से रिलेटेड सारी चीज़ें मिलती-जुलती होनी चाहिए, सेम टू सेम होनी चाहिए, डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। तभी ना वो सैंपल अच्छा माना जाएगा। ये होना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें बता रहा है आपको। क्लियर है? मैं इसको इरेज़ कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग पे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। देखिए इधर। हुँ, अब जो चीज़ें बता रहा है मेरिट्स बता रहा है, इसके मेरिट्स को रीड करते हैं कि मेरिट्स मतलब इसकी अच्छाइयाँ क्या-क्या हैं। सैंपल मेथड को अगर आप यूज़ करते हो, तो इसके क्या-क्या बेनिफिट्स हैं, इसके क्या-क्या मेरिट्स हैं। हुँ, देखिएगा मेरिट्स। सैंपल या सैंपलिंग मेथड्स के मेरिट्स, ये आपके खर्चों को बचाता है, यानी कॉस्ट को कम करता है, कम समय में पूरा काम कर देता है। लिखा है इसकी स्पीड ज़्यादा होती है, टाइम कम लगता है और इससे आपको रिज़ल्ट करेक्ट, एक्यूरेट मिल जाता है। ठीक है? ये इसके मेरिट्स बता दिए गए हैं। अब इसके डीमेरिट्स पे चलते हैं हम लोग फटाफट से। डीमेरिट्स, डीमेरिट्स अच्छा इधर तो पूरा मेरिट्स ही है। डीमेरिट्स शायद नेक्स्ट पेज पे होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम लोग। देखिए इधर डीमेरिट्स। अब इसके डीमेरिट्स को देखिए ध्यान से। हुँ, जी। डीमेरिट्स ऑफ सैंपलिंग मेथड। सबसे पहला क्या लिखा है? डिफिकल्ट टू अचीव 100% एक्यूरेसी। 100% तुम्हें यहाँ पर करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। केवल सैंपल से तुम 100% कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हो। सैंपल फिर तुम्हें बहुत अच्छा लेना पड़ेगा। ठीक है? ये निकल सकता है 100% इंफॉर्मेशन, लेकिन तुम्हें सैंपलिंग अच्छी लेनी पड़ेगी, साइज़ बिगर करना पड़ेगा, अच्छे तरीके से लेना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें कंक्लूजन अच्छा मिलेगा। ठीक है? सेकंड पॉइंट क्या लिखा है? लैक ऑफ रिप्रेजेंटेटिवनेस ऑफ द सैंपल। द एक्यूरेसी ऑफ ए कंक्लूजन ऑफ a सैंपलिंग मेथड डिपेंड्स अपॉन वेदर द सैंपल इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द। अब देखो इसको शॉर्ट सिंपल में बता रहे हैं। तुम जो सैंपलिंग लोगे या जो सैंपल लोगे, वो सैंपल बाकी सब आइटम से मिलता-जुलता होना चाहिए। तुमने अगर उस सैंपल को ही देखा और उसी से तुम्हें सबके बारे में पता चल गया, तो समझ जाओ तुम्हारा सैंपल लेना सफल हुआ। ठीक है? यही चीज़ बता रहा है वो। आगे बढ़ते हैं इसके बाद। फिर तो ये कुछ आपको डीमेरिट्स बताए गए। ठीक है? ये कुछ आपको डीमेरिट्स बताए गए हैं। चलिए, इसके बाद देखिएगा कि सर्वे करने का जो तरीका है वो आपको एक चार्ट बना के आपकी बुक में बताया है, इसको समझ लीजिएगा ध्यान से इधर। हुँ, देखिए, बहुत अच्छा चार्ट है ये आपकी बुक में, एक ही जगह पे सारी चीज़ें आ गई हैं। हमने पढ़ा कि सर्वे करने का 2 तरीका होता है, ठीक है? सर्वे करने का 2 तरीका होता है, कौन-कौन सा? पहला होता है सेंसस, जहाँ पे डाटा को हर एलिमेंट को हमें चेक करना पड़ता है वन बाय वन। फिर दूसरा होता है सैंपलिंग मेथड। सैंपलिंग मेथड में क्या होता है कि हम एक सिलेक्टेड आइटम को ले लेते हैं, एक सिलेक्टेड सैंपल को ले लेते हैं और उसी से हम पूरा का पूरा एनालिसिस या कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि हमारा ओवरऑल क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। क्लियर है? इसके मेरिट और डीमेरिट और इसके मेरिट और डीमेरिट को भी हम लोगों ने रीड किया। चलिए आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है? आगे बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं क्या आ रहा है। हुँ। इसके बाद कुछ डीमेरिट्स आ रहे हैं सैंपलिंग मेथड के, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी रीड किए हुए हैं पीछे, शायद रिपीटेड हो गया है, ठीक है? अब इसके डिफरेंस को पढ़ लेते हैं। इसका डिफरेंस देखिए, इसका डिफरेंस वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन के एग्ज़ाम में आपके आता है। इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा आप लोग अपनी बुक में, ठीक है? वेरी इम्पोर्टेंट, स्टार बना लो। ये सवाल यहाँ से तो बनना ही बनना है, ठीक है? दोनों का डिफरेंस पूछता ही पूछता है। देखिए, सबसे पहला लिखा है नेचर ऑफ इंक्वायरी।
अगर आप सेंसस मेथड को यूज करते हो तो इसमें आपको डिटेल इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी करना पड़ता है, वही लिखा है एक्सटेंसिव इंक्वायरी इज कंडक्टेड। लेकिन सैम्पलिंग मेथड में हमें बहुत लिमिटेड इंक्वायरी करने से ही रिजल्ट या कंक्लूजन मिल जाता है, रिजल्ट मिल जाता है। इकोनॉमी, ठीक है, कौन सस्ता पड़ेगा सर? देखो बेटा, अगर तुम सेंसस मेथड यूज कर रहे हो तो सेंसस मेथड में टाइम भी ज्यादा लगता है, एनर्जी भी ज्यादा लगती है, पैसा भी ज्यादा लगता है, ठीक है, क्योंकि हर एलिमेंट का, हर चीजों का हमें खुद से वन बाय वन जाके वहां पे एनालिसिस करना होता है। सैंपल मेथड में तो केवल एक सैंपल लिया, सस्ते में काम हो गया, समय भी कम लगा हमारा, लेस मनी, लेस टाइम, लेस हार्ड वर्क, वी कैन से दैट, ठीक है। सुटेबिलिटी, सेंसस मेथड कहाँ के लिए सुटेबल है? लिखा है कि ऐसी जगह के लिए जहां पर चीजें या पॉपुलेशन हेट्रोजेनियस नेचर की होंगी, मतलब अगर डिफरेंट डिफरेंट आइटम है या डिफरेंट डिफरेंट चीजें होंगी तो उस केस में हम सेंसस मेथड को यूज करेंगे। लेकिन अगर सेम नेचर की हैं, होमोजीनियस इन नेचर, होमोजीनियस का मतलब होता है अगर चीजें हमारी सेम इन नेचर हैं तो हम एक सैंपल लेके भी रिजल्ट निकाल सकते हैं, हम एक सैंपल लेके भी रिजल्ट निकाल सकते हैं। रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी, अब जाहिर सी बात है जिस चीज को तुम अगर डिटेल में अगर पढ़े होगे, रिसर्च किए होगे, वन बाय वन छानबीन किए होगे, तो उसकी रिलायबल, एक्यूरेट होने की संभावना ज्यादा होती है, जो कि सेंसस मेथड में देखने को मिलती है आपको, ठीक है। लेकिन सैम्पलिंग मेथड में इसमें चांसेस कम हो जाती है, क्योंकि केवल एक सैंपल से हम पूरा कंक्लूजन निकाल रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि वो 100% करेक्ट ही होगा। क्लियर है? 4 पॉइंट बहुत है, 4 पॉइंट बहुत है, वैसे आपकी बुक में बहुत सारे पॉइंट दिए हुए हैं, आप अपने हिसाब से उन चीज़ों को देख लो, ठीक है? 4 से 5 पॉइंट बहुत है आपके एग्ज़ाम के लिए। इसके बाद आता है आपका टाइप्स ऑफ सैंपलिंग, कि सैंपलिंग के कितने टाइप्स हैं, ठीक है? हुँ, देखिए, अब जो टॉपिक आ रही है वो आ रही है टाइप्स ऑफ सैंपलिंग। टाइप्स ऑफ सैंपलिंग का मतलब सर कि सैंपलिंग के कितने टाइप्स होते हैं। यहाँ टाइप्स में से भी आपको 1-2 टाइप्स तो आपसे एग्ज़ाम में पूछ ही लेगा, ठीक है? बेसिकली 2 तरीके की आपकी सैंपलिंग होती है। एक होती है रैंडम सैंपलिंग, दूसरी होती है नॉन रैंडम सैंपलिंग। रैंडम सैंपलिंग का मतलब सर आप सैंपल लेने जा रहे हो, रैंडमली आपने आँख बंद करके कोई भी सैंपल ले लिया, तो वो रैंडमली सैंपलिंग हो जाता है। नॉन रैंडमली में क्या होता है, आप सोच समझ के अपने हिसाब से वहाँ पे सैंपल उठा रहे हो और ले रहे हो। तो वो नॉन रैंडम सैंपलिंग हो गया। रैंडम सैंपलिंग में पर्सनल बायसनेस होने की चांसेस कम होती है, यहाँ पे पार्शियलिटी नहीं होती। रैंडमली हम ले लेते हैं सैंपल, नॉन रैंडम में हम अपना दिमाग लगा के सैंपल उठाते हैं, तो यहाँ पे पर्सनल बायसनेस या पार्शियलिटी होने की जो चांसेस है, वो बढ़ जाती है, ठीक है? अब इसके टाइप्स देखिए क्या-क्या है। पहला रैंडम सैंपलिंग, दूसरा नॉन रैंडम सैंपलिंग। रैंडम में भी आपके 2 आ जाते हैं, सिंपल वाले रैंडम सैंपलिंग और रिस्ट्रिक्टेड वाले। फिर रिस्ट्रिक्टेड के भी 4 टाइप, स्ट्रैटिफाइड, सिस्टमैटिक, क्लस्टर और मल्टी स्टेज। नॉन रैंडम में जजमेंट आ जाता है, कोटा आ जाता है, कन्वीनियंस सैंपलिंग आ जाता है। अब वन बाय वन इसको शॉर्ट और सिंपल में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है? कुछ ही मिनट में आपके सारे के सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे तरीके से कवर होने वाले हैं, देखते रहिएगा बस आप। देखिए, आप बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, ताकि आपका ये पूरा जो चैप्टर है कलेक्शन ऑफ डाटा, जो कि है काफ़ी बड़ा चैप्टर, वन ऑफ द कह सकते हैं बिगेस्ट चैप्टर इन दी स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट। तो बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन टेंशन मत लीजिए, पूरा चैप्टर जल्द से जल्द ही कंप्लीट होने वाला है। बस आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, चीज़ों को शॉर्ट सिंपल में बताएँगे। 1 से 2 बार आप चीज़ों को सुनोगे, समझोगे, चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएँगी। देखते रहिए। हुँ, अब देखिए इसके बाद हम लोग आते हैं, अब देखिए टॉपिक क्या आ रही है हमारे सामने, रैंडम सैंपलिंग। रैंडम सैंपलिंग, रैंडम सैंपलिंग क्या होता है? रैंडम सैंपलिंग मेथड refers to the method in which every item in the universe has a known chance of being chosen फॉर द सैंपल। रैंडमली तुम जा रहे हो, सारे के सारे डाटा में से या एलिमेंट में से कोई भी सैंपल उठा के चले आ रहे हो, ठीक है? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल तुम कोई प्रोडक्ट लेने गए, ठीक है? कोई प्रोडक्ट लेने गए, वहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट का तुमको ऑर्डर करना था, लेकिन तुम सारे प्रोडक्ट को तो चेक कर नहीं पाओगे, उतना टाइम होता नहीं है। तो कोई एक प्रोडक्ट का सैंपल आपको दुकानदार ने दिखाया, आप उसको गए, चेक किए, यूज़ किए, डेमो लिए, आपको चीज़ें समझ में, आप उसके हिसाब से ऑर्डर प्लेस कर दिए। तो ये रैंडम सैंपलिंग हो गया, रैंडम सैंपलिंग हो गया, क्लियर है? इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। देखो नाम बदल करके भी एग्जाम में तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो तुमको इसके अल्टरनेटिव नेम भी पता होने चाहिए, ठीक है? कि हम रैंडम सैंपलिंग को प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग भी बोलते हैं, याद रखना, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ।
ठीक है, तो ये आपका रैंडम सैंपलिंग हो गया। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। रैंडम सैंपलिंग में देखिए 2 तरीके आपको बताए गए हैं। पहला देखिए आ रहा है सिंपल रैंडम सैंपलिंग, दूसरा आ रहा है रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैंपलिंग, ठीक है। सिंपल रैंडम सैंपलिंग में क्या होता है, आप सिंपली कोई भी सैंपल उठा लेते हो, तो इसको बोलते हैं सिंपल रैंडम सैंपलिंग। रिस्ट्रिक्टेड में क्या बता रहा है कि रैंडम सैंपलिंग इज सेलेक्टेड अंडर सर्टेन रिस्ट्रिक्शन। आप कोई रिस्ट्रिक्शन, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए आप अगर सैंपल ले रहे हो, तो उसको बोलोगे रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैंपलिंग, याद रखना, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन दी गई है, आप देख लेना। सिंपल रैंडम सैंपलिंग को हम अनरिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैंपलिंग भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, इनको देखिएगा ध्यान से इधर। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे आपने देखा होगा लॉटरी। लॉटरी में क्या होता है बेसिकली, लॉटरी में बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लो कि एक लॉटरी आप रैंडमली निकाल दिए, तो ये अनरिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैंपलिंग कहलाता है, ठीक है। लॉटरी हो गया, या रैंडम कोई भी नंबर टेबल आप देखे होंगे, तो उसमें भी ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स आपको बताए गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ तक सही है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। इसके बाद ये कुछ टेबल्स दिए गए हैं, ठीक है, आपको समझाने के लिए। खैर, इसमें देखिए और क्या दिया हुआ है नीचे, मेरिट्स बता रहा है। मेरिट्स पर आते हैं डायरेक्ट हम लोग इसके मेरिट्स पे, मेरिट्स में क्या क्या बता रहा है। पहला मेरिट देखिए आपके सामने आ रहा है कि इसमें पर्सनल बायसेस नहीं होता है, इसकी प्रोबेबिलिटी की चांसेस ज्यादा होती हैं, ठीक है। डी मेरिट में क्या बता रहा है कि ये स्मॉल सैम्पलिंग जो है अनसुटेबल हो जाती है कहीं ना कहीं, आप उससे क्या होता है पूरा का पूरा कंक्लूजन या रिजल्ट ड्रॉ नहीं कर सकते, इसमें कुछ कमी भी बताई गई है यहाँ पर। क्लियर है, चलिए इसके बाद आगे आते हैं, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। डिफिकल्ट टू प्रिपेयर सैम्पलिंग फ्रेम, इसमें क्या होता है सैम्पलिंग फ्रेम हम नहीं कर पाते। देखिए अभी भी आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, लाइक नहीं किया है, बेल आइकन प्रेस नहीं किया है, तो जल्दी से जल्दी जाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिसका नाम है वीआरएस ऑनलाइन एजुकेशन। ये एक यूट्यूब का ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज जैसे मेजर सब्जेक्ट की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट रिवीजन मिल जाती है। आपको रिकॉर्डेड प्लस लाइव सेशन भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। याद रखिएगा, आपका एक सब्सक्राइब और आपका लाइक कहीं न कहीं हमें बहुत हिम्मत और सपोर्ट देके जाता है, ताकि हम आगे भी आपके लिए मोर इंटरेस्टिंग अलग-अलग चैप्टर की रिवीजन क्लासेस लेकर आएँ, ठीक है? चलिए आइए देखिए, अब देखिए क्या आ रहा है इसके बाद। इसके बाद आ रहा है रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैंपलिंग। सर ये क्या होता है रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैंपलिंग? देखिए बता क्या रहा है इसके बारे में। सबसे पहला लिखा है रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैंपलिंग में, द सिलेक्शन ऑफ ए सैंपल रैंडम सैंपल इज इनएप्रोप्रिएट व्हेन डिफरेंट आइटम ऑफ द पॉपुलेशन आर होमोजेनियस। रिस्ट्रिक्टेड में क्या होता है, सारे के सारे पॉपुलेशन अगर सेम नेचर के होते हैं, तुम उसमें से कोई सैंपल ले रहे हो, तो वो रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैंपलिंग कहलाता है। क्लियर है? अब इसमें भी बहुत सारे मेथड आ जाते हैं। सबसे पहला आपको दिया हुआ है स्ट्रेटिफाइड, सिस्टमैटिक, क्लस्टर और मल्टी स्टेज। स्ट्रेटिफाइड को पढ़ते हैं अब हम लोग कि स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या होता है। इसको मैं रफ कर दूं, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड का मतलब देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, देखिए स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, इसका मतलब सर, देखिए लिखा है इन दिस मेथड द यूनिवर्स और द इंटायर पॉपुलेशन, एक मिनट इसको बड़ा कर दे थोड़ा, हाँ, अब सही है। हम्म, लिखा है इन दिस मेथड द यूनिवर्स और द एंटायर पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ ग्रुप्स और स्ट्रेटा एंड अ सर्टेन नंबर ऑफ आइटम आर टेकन फ्रॉम ईच ग्रुप। मतलब कि पूरे के पूरे पॉपुलेशन का तुमने ग्रुप वाइज बना दिया, और उस ग्रुप में से तुम कोई भी एक ग्रुप उठा के सिलेक्ट कर ले रहे हो और सैंपल से कंक्लूजन ड्रॉ कर ले रहे हो, तो उसको बोलोगे स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। स्ट्रेटाइज का मतलब होता है अलग अलग ग्रुप या आइटम बना लेना, ठीक है। अब इसके कुछ मेरिट्स दिए गए हैं आपको, ठीक है। इसके भी कुछ मेरिट्स दिए गए हैं, तो एक या दो पढ़ लेते हैं समझने के लिए, ठीक है। देखिए दिया हुआ है यहाँ पर सबसे पहले मेरिट्स में बता रहा है कि ये मोर रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, जो सैंपल आप सेलेक्ट कर रहे हो उससे जो रिजल्ट है, कंक्लूजन है, वो पूरा का पूरा निकल जाना चाहिए। ग्रेटर प्रिसिशन होना चाहिए, ताकि आपका जो रिजल्ट है वो वेरिएबिलिटी के साथ होना चाहिए, कंसिडरेबल होना चाहिए, करेक्ट और ट्रू इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। क्लियर है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इसके बाद फिर बहुत सारे हैं, लेकिन डी मेरिट पर आते हैं हम लोग, डायरेक्ट शॉर्ट एंड सिंपल में कंप्लीट करते हैं चैप्टर को। देखिए लिखा है डी मेरिट में, डी मेरिट में देखिए क्या बता रहा है। डी मेरिट में लिखा रहा है कि डिफिकल्ट टू डिटरमाइन साइज ऑफ स्टेटा। अब हमें जो ग्रुप बनाना है, आइटम्स का स्टेटा बनाना है, वो कितना साइज लेना है, ये डिफिकल्टी होती है बनाने में उस ग्रुप को। दूसरा लिखा है रिक्वायर्स अटमोस्ट केयर, हमें जो स्टेटा बनाना है उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। और काफी एक्सपेंसिव मेथड होता है ये बता रहा है, तो ये इसके डी मेरिट्स हैं। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इसके कुछ मेरिट्स हो गए,
अच्छा, सिस्टमैटिक सैंपलिंग आ रहा है इसके बाद। देखिए, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आ रही है वो आ रही है मेरी सिस्टमैटिक सैंपलिंग। सर सिस्टमैटिक सैंपलिंग क्या होता है? लिखा है यहाँ पर, अंडर दिस मेथड आउट ऑफ द कंप्लीट लिस्ट ऑफ अवेलेबल पॉपुलेशन द सैंपल इज सिलेक्टेड बाय टेकिंग एवरी nth आइटम ऑफ द लिस्ट। सिस्टमैटिक का मतलब होता है वन बाय वन सीरियल ऑर्डर में तुम सैंपल लेते जा रहे हो, ठीक है, 2 3 2 4 6 8 10 ऐसे करते, तो वो हो जाता है आपका सिस्टमैटिक सैंपलिंग, जहाँ सिस्टम के तरीके से तुम सैंपल ले रहे हो। इसके कुछ मेरिट्स देख लेते हैं हम लोग। हाँ, देखिए इधर सबसे पहला लिखा क्या है, ये सिंपल होता है, कन्वीनियंट होता है, समय कम लगता है इसमें, लेकिन इसके डीमेरिट क्या है, इसमें पर्सनल बायसेस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्लियर है? पॉसिबल है ओनली व्हेन कंप्लीट लिस्ट ऑफ अवेलेबल, मतलब कंप्लीट लिस्ट अगर आपके पास है तब तो ये पॉसिबल है, बहुत अच्छा मेथड है। क्लियर है? सिस्टमैटिक सैंपलिंग में आपको बता दिया गया। अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। इसके बाद फिर आता है क्लस्टर सैंपलिंग। सर क्लस्टर का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने सर्कल बनाया और उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो अलग अलग क्लस्टर बना दिए, जैसे 1 2 3 4, तो ये क्लस्टर हो गया, मतलब पूरे के पूरे पॉपुलेशन को 4 अलग अलग डिवीजन में बांट दिया, जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे करके क्लस्टर सैंपलिंग उसको बोला जाता है। उसमें से तुम सैंपल ले रहे हो तो ये क्लस्टर सैंपलिंग कहलाएगा। क्लियर है? चलिए फिर देखिए आगे क्या बता रहा है इसके बाद। इसके बाद आता है मल्टी स्टेज सैंपलिंग। मल्टी स्टेज सैंपलिंग, मल्टी स्टेज सैंपलिंग। सर मल्टी स्टेज का मतलब अलग अलग स्टेज पे जाके हम सैंपलिंग ले रहे हैं, अलग अलग स्टेप्स आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें सैंपलिंग ले रहे हैं, 1 2 3 4 करके अलग अलग स्टेजेस पे हम अलग अलग सैंपलिंग ले रहे हैं, तो ये मल्टी स्टेज सैंपलिंग हो जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा आगे। तो ये था हमारा पूरा का पूरा टाइप्स ऑफ स्ट्रेटिफाइड या रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैंपलिंग। इसमें हमने स्ट्रेटिफाइड पढ़ा, सिस्टमैटिक पढ़ा, क्लस्टर पढ़ा, मल्टी स्टेज पढ़ा, ये अलग अलग 4 तरीके हम लोगों ने पढ़े। इसके बाद नॉन रैंडम। नॉन रैंडम सैंपलिंग, इसके नाम से समझ में आ रहा है आपको, नॉन रैंडम सैंपलिंग इसका मतलब सर, मतलब कि तुम सैंपलिंग तो ले रहे हो लेकिन नॉन रैंडमली कोई भी सैंपल तुम उठा ले रहे हो, तो इसको बोलते हैं नॉन रैंडम सैंपलिंग। ठीक है, नॉन रैंडम सैंपलिंग। ठीक है, अब इसमें जो टाइप्स आते हैं आपको दिया गया है, सबसे पहले दिया जजमेंट सैंपलिंग, कोटा सैंपलिंग और कन्वीनियंस सैंपलिंग। इसको भी वन बाय वन हम लोग देख लेते हैं। हम्म, देखिए इधर ध्यान से, सबसे पहले अगर हम इसके टाइप्स को देखें ध्यान से। जजमेंट सैंपलिंग, देखिए जजमेंट सैंपलिंग में क्या बता रहा है कि चॉइस ऑफ सैंपल आइटम डिपेंड अपॉन एक्सक्लूसिवली ऑन द जजमेंट ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। इन्वेस्टिगेटर का जो जजमेंट कहता है उसके हिसाब से अगर वो सैंपल लेता है तो वो जजमेंट सैंपलिंग में आ जाता है। कोटा सैंपलिंग क्या होता है सर, आइटम ऑफ द पॉपुलेशन आर सब डिवाइडेड इनटू वेरियस ग्रुप्स एंड देन अ कोटा इज फिक्स्ड इन विद द गिवन कोटा सैंपल इज सिलेक्टेड। मतलब तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, अलग अलग कोटा बना दे रहे हो, उस कोटा में से सैंपल ले रहे हो, तो इसको बोला जाता है कोटा सैंपलिंग। अलग अलग डिफरेंट ग्रुप बना दिया तो वही कोटा सैंपलिंग हो गया। फिर लिखा है कन्वीनियंस सैंपलिंग, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है कन्वीनियंस। कन्वीनियंस का मतलब होता है इन्वेस्टिगेटर अपने हिसाब से देखता है कि जिसमें उसको कन्वीनियंस लगता है उस हिसाब से वो सैंपल सेलेक्ट करता है, यूनिट्स को सेलेक्ट करता है। ठीक है, वो हो जाता है उसका कन्वीनियंस सैंपलिंग। क्लियर है? तो ये आपको बता दिए गए आपको टाइप्स ऑफ नॉन रैंडम सैंपलिंग, टाइप्स ऑफ नॉन रैंडम सैंपलिंग। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके बाद, वही सारी चीजें बता रहा है, जजमेंट सैंपलिंग, नॉन जजमेंट सैंपलिंग। ठीक है, कोटा सैंपलिंग का मेरिट डीमेरिट बता रहा है। ठीक है, फिर लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलेटरी आ रहा है, लॉ ऑफ इनर्शिया आ रहा है, लार्ज नंबर, जो कि आपके एग्जाम में उतना नहीं पूछता है ये सारी चीजें। ठीक है, सैम्पलिंग नॉन सैम्पलिंग एरर पढ़ लेते हैं हम लोग। देखिए अब देखिए यहाँ से सवाल आ सकता है एग्जाम में स्टैटिस्टिकल एरर से रिलेटेड। एक मिनट पीछे आते हैं। स्टैटिस्टिकल एरर, ये एक टॉपिक पढ़ लेते हैं हम लोग, जो कि सवाल यहाँ से पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि स्टैटिस्टिकल एरर क्या होता है। जब बेसिकली आप स्टैटिस्टिक के कुछ इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए जाते हो, वहां पे अगर आपसे कोई मिस्टेक या गलती हो जाती है, त्रुटियां हो जाती हैं, तो उसी को हम बोलते हैं स्टैटिस्टिकल एरर। क्या बोलते हैं? स्टैटिस्टिकल एरर। ठीक है सर, एरर कैसा एरर हो सकता है कि तुमने जो सैंपल लिया हो वो गलत सैंपल लिया हो, या जो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड की है किसी के द्वारा, किसी थर्ड पर्सन के द्वारा, वो गलत इन्फॉर्मेशन मिली हो, या जो तुमने डाटा कलेक्ट किया उसका एस्टिमेशन गलत निकाला हो, या फिर कहीं ना कहीं तुमने पर्सनल बायसनेस कर दी हो इन्वेस्टिगेशन के समय, या कोई इन्वेस्टिगेटर ही पर्सनल बायसनेस कर दिया हो, तो इन्फॉर्मेशन गलत हो जाती है, तो इसी को बोलते हैं स्टैटिस्टिकल एरर। ठीक है, स्टैटिस्टिकल एरर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसके बाद। अब इससे रिलेटेड कुछ चीजें और बता रहे हैं आपको, उसको समझिएगा ध्यान से। नेक्स्ट स्लाइड में आइएगा। देखिए अब इसके टाइप्स आपको बता रहा है कि 2 तरीके होते हैं, कौन कौन से। पहला बता रहा है सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर, फिर लिखा है बायस एंड अनबायस्ड एरर। 2 तरीके के एरर होते हैं। ठीक है, 2 तरीके के एरर होते हैं, इनको वन बाय वन हम लोग पढ़ते हैं।
देखिएगा सबसे पहला रहा है सैंपलिंग एंड नॉन सैंपलिंग एरर। क्या होता है सर सैंपलिंग एरर और नॉन सैंपलिंग एरर का मतलब? सैंपलिंग एरर का मतलब क्या होता है कि तुम अपने सैंपल जब सिलेक्ट करने गए थे उसमें सैंपल सिलेक्शन में ही तुमने गलती कर दी, तो वो हो जाता है सैंपलिंग एरर। सैंपलिंग एरर, ठीक है, सैंपलिंग एरर। नॉन सैंपलिंग एरर में क्या होता है सर? लिखा है कि नॉन सैंपलिंग एरर आर दैट ऑकर इन एक्वायरिंग, रिकॉर्डिंग और टैबलेटिंग द स्टैटिस्टिकल डाटा। मतलब कि तुमने डाटा को कलेक्ट तो कर लिया था, सब कुछ सही थी, लेकिन टोटल गलत लगा दिया, चीज़ों को रिकॉर्ड सही से नहीं किया, तो वो नॉन सैंपलिंग एरर हो जाता है। मतलब सैंपल की वजह से नहीं हुआ एरर, किसी और वजह से एरर हुआ है, इसलिए वो नॉन सैंपलिंग एरर है। ठीक है, मैं इसको इरेज़ कर दे रहा हूँ। ये हो गया नॉन सैंपलिंग एरर। ठीक है। अब इसके बाद आता है बायस एंड अनबायस्ड एरर। बायस एरर का मतलब, बायस देखो, बायस वर्ड याद रखना, बायस का मतलब होता है पार्शियलिटी करना, अनबायस्ड का मतलब होता है हम पार्शियलिटी नहीं कर रहे हैं। तो बायस एरर का मतलब बता रहा है कि जब बायस एरर का मतलब होता है जब हम अकाउंट, जो एक इन्वेस्टिगेटर होता है वो खुद इन्वेस्टिगेशन जब करने के लिए गया तो वो अपने हिसाब से चीजों में क्या करा, बायसनेस करते हुए इन्वेस्टिगेशन को, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके आया है या सैंपल को वहां पे रखा था, तो कहीं ना कहीं ये बायस्ड एरर हो गया। अनबायस्ड का मतलब होता है कि अनबायस्ड मतलब मेरे वजह से नहीं, किसी और पर्सन की वजह से या कुछ किसी भी तरीके से एरर हो गया तो वो अनबायस्ड हो जाएगा। अब उसको भी देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर आगे। अनबायस्ड में बता रहे हैं। अब देखो यहाँ पे कोई एग्जांपल दिया हुआ है आपको स्टैटिस्टिकल एरर के। देखिए सबसे पहला बता रहा है एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर्स, ठीक है, ये सारी चीजें। अब इसके बाद आ रहा है सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा। ठीक है, सेकेंडरी डाटा के कौन कौन से सोर्सेस हैं? देखिए सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा, सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा। देखिए सेकेंडरी डाटा सेकंड हैंड डाटा होता है और ये दो तरीके से हम लोग को मिलता है। पहला लिखा हुआ है आपको यहाँ पर पब्लिश और अनपब्लिश। ठीक है, पब्लिश और अनपब्लिश याद रखिएगा। पब्लिश मतलब सर, पब्लिश का मतलब होता है किसी किताब से मिल गया, न्यूज़पेपर से मिल गया, जर्नल से मिल गया, मैगज़ीन से मिल गया। अनपब्लिश मतलब कहीं और से मिल गया, ठीक है, गूगल वगैरह से मिल गया, कहीं और से मिल गया, अनपब्लिश हो जाता है वो। तो ये जैसे गवर्नमेंट ऑफिशियल डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट के सर्वेज और सेंसस के कुछ पब्लिश करते हैं इन्फॉर्मेशन, ठीक है, गवर्नमेंट ने कैसा काम किया, क्या डाटा है, क्या पॉपुलेशन है, तो वो हो जाता है आपका एक तरीके से पब्लिश डाटा, जो कि सेकंड हैंड डाटा होता है, सेकेंडरी डाटा का एग्जाम्पल हो जाता है। क्योंकि ये सारी चीजें आपको दी गई हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे वही सारी चीजें बता रहे हैं। जैसे कि पब्लिक कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो पब्लिश कर रहा है अपना, चाहे आईएमए हो गया, आईसीएआर हो गया, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट हो गया, ये अलग अलग इंस्टीट्यूशन वाले लोग भी अपनी अपनी इन्फॉर्मेशन को पब्लिश करते हैं, जो कि हेल्पफुल होता है अदर लोगों के लिए, पर्पस के लिए। ठीक है, आगे देखिए इसके बाद फिर बता रहा है कि सेकंड हैंड डाटा जब आप यूज करने जा रहे हो तो कौन कौन सी चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ता है, प्रिकॉशन लेना पड़ता है। पहला लिखा है रिलायबिलिटी, कि वो जो इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे हो वो सही होना चाहिए, सुटेबल होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें बता रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमारे इंडिया में जो सेंसस होता है, वो सेंसस कराने का काम एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या होता है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? सेंसस कराता है, यानी जनगणना कराता है कि पॉपुलेशन की हमारे देश में कितनी है, कितनी नहीं है। मैं आपको बता दूं, हमारे देश में हर 10 साल में पॉपुलेशन काउंटिंग होती है, यानी सेंसस होता है। क्लियर है? सर ये नेशनल सैंपल सर्वे जो है कब बना था? आपसे अगर पूछता है तो आप बोलोगे सर 1950 में बना था। कब बना था? 1950 में बना था। और किसकी अध्यक्षता में, यानी कौन उस समय प्रेसिडेंट था, कौन चेयरपर्सन था जिसकी अध्यक्षता में ये बनाए गए थे ऑर्गेनाइजेशन? उस समय थे प्रोफेसर पीसी महालनोबिस, जिनकी अध्यक्षता में या प्रेसिडेंसी में कह सकते हैं हम, या उस समय वो चेयरपर्सन थे इस कमेटी के जिन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई। 1950 में, याद रखिएगा। इसका एम क्या था सर? इसका एम ये था कि हमारे देश की पॉपुलेशन कितनी है, नेशनल इनकम कितनी है, उससे रिलेटेड डाटा जितने भी होते हैं उसको कलेक्ट करना। ठीक है, उसके डाटा को कलेक्ट करना। क्लियर है? चलिए, तो ये चीजें आपको बता दी गई हैं। लगभग लगभग आपका चैप्टर हो गया यहाँ पर समाप्त। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका हो गया समाप्त। तो आज हम लोगों ने काफी एक बड़े और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर को कवर किया, जो कि स्टैटिस्टिक्स का था, चैप्टर नंबर 2 कलेक्शन ऑफ डाटा, जिसमें बच्चों को बहुत दिक्कतें होती थी कि सर कलेक्शन ऑफ डाटा में प्राइमरी डाटा क्या होता है, सेकेंडरी डाटा क्या होता है, सोर्सेज ऑफ प्राइमरी डाटा क्या है, उसके मेरिट डिमेरिट क्या-क्या हैं, सुटेबिलिटी क्या है, प्रिकॉशन क्या है, ठीक है, सेकेंडरी डाटा क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, सेंसस और सैंपलिंग में क्या डिफरेंस है, सैंपलिंग के कितने टाइप्स होते हैं, स्टैटिस्टिकल एरर क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। बहुत ही बड़ा चैप्टर और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने विद इन आवर कह सकते हैं, लगभग लगभग 1 घंटा तो हो ही गया है हम लोग इस लाइव सेशन में, जिसमें हम लोगों ने पूरी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से कवर किया। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उनके एग्ज़ाम के लिए वीडियो हेल्पफुल हो सके, वो भी अपने एग्ज़ाम में अच्छा कर सकें। आज आप मेरे साथ जुड़े रहे लाइव सेशन में, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसी तरह अपना प्यार देते रहें और लाइव सेशन में आते रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले चैप्टर में, अगले रिवीजन और अगले वन शॉट की क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।